हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए अर्थशास्त्र से मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। तो आज हम इस सब्जेक्ट से आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व से क्या आशय है। राजस्व को इंग्लिश में रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा जा चुका है। राजस्व शब्द राजन जमा स्वय के योग से बना है, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राजन जमा स्वय, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अर्थात राजा राजकाज संबंधी कार्यों का निष्पादन करने हेतु धन की व्यवस्था किस प्रकार करता है एवं किस प्रकार उस धन का व्यय किया जाता है। आज के युग में राजा से अभिप्राय सरकार यानी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय तीनों प्रकार की सरकार से लगाया जाता है। अतः राजस्व के अंतर्गत सरकार की वित्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण और वित्तीय प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर डोल्टन के अनुसार एक इसकी परिभाषा दी गई है, यानी राजस्व राज्य की आय और व्यय तथा इनके एक दूसरे के साथ समायोजन से संबंधित है। फिंडले सिराज के अनुसार राजस्व की परिभाषा है, राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं की आय और व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक वित्त की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सार्वजनिक वित्त की परिभाषा निम्नानुसार है। फिंडले सिराज के अनुसार सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक संस्थाओं की आय और व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। और प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार इसकी परिभाषा है, सार्वजनिक वित्त राज्य की आय और व्यय तथा इनके एक दूसरे के साथ समायोजन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लोक आगम से क्या आशय है। तो लोक आगम से अभिप्राय राज्य को प्राप्त होने वाली आय से है, यानी जो आय राज्य को प्राप्त होती है उसे लोक आगम के नाम से जाना जाता है। यह कई रूपों में उपलब्ध हो सकती है, जैसे कर यानी टैक्स, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त अतिरेक यानी सरप्लस फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, और शुल्क यानी ड्यूटीज़ तथा जुर्माने फाइन्स जो लगते हैं, हीनार्थ प्रबंध यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग तथा आंतरिक एवं बाह्य ऋण यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन, ये इन सभी तरीके से राज्य को प्राप्त होती है। लोक आगम शब्द का प्रयोग व्यापक तथा संकीर्ण दोनों दृष्टि से किया जाता है। व्यापक अर्थ में सभी प्रकार की प्राप्तियों को लोक आगम में शामिल किया जाता है। डॉक्टर डोल्टन ने लिखा है, लोक आगम के सूक्ष्म तथा व्यापक दोनों अर्थ लगाए जाते हैं। व्यापक अर्थ में इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आय यानी इनकम तथा प्राप्तियों रिसिप्ट्स को सम्मिलित किया जाता है। संकीर्ण अर्थ में यानी छोटे अर्थ में से कह सकते हैं कि लोक आगम में राज्य को केवल वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को ही सम्मिलित किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यापक अर्थ में हम लोक आगम के अंतर्गत लोक ऋणों को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जबकि संकीर्ण अर्थ में लोक ऋणों से प्राप्त आगम को लोक आगम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, शुल्क से क्या आशय है, यानी शुल्क क्या है। इसका आंसर आपको लिखना है कि शुल्क जो है सामान्य शब्दों में शुल्क वह भुगतान है जो व्यक्ति राज्य से प्राप्त किसी विशेष लाभ के बदले में सरकार को देता है। शुल्क केवल उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता है जो सेवा विशेष से लाभ उठाते हैं। शुल्क सदैव सेवा की मात्रा के अनुसार ही लिया जाता है। प्रोफेसर सेलिगमैन के शब्दों में एक परिभाषा उन्होंने दी है कि शुल्क सरकार द्वारा बार बार जनहित में की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान होता है, जिनसे सेवाओं की लागत पूरी होती है। इन भुगतानों से शुल्क देने वाले व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलता है, जिसे नापा जा सकता है। प्रोफेसर सिराज के शब्दों में शुल्क का तात्पर्य सार्वजनिक महत्व की विशेष सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है, चाहे लोग उसे पसंद करते हो या नहीं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, कराधान के दो सिद्धांत बताइए। तो इसके दो सिद्धांत है, पहला है यहाँ पर समानता का सिद्धांत और दूसरा है मितव्ययिता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समानता का सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि करारोपण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी लोगों पर कर का यथासंभव समान भार पड़े। प्रोफेसर एडम स्मिथ के शब्दों में, प्रत्येक राष्ट्र की प्रजों को सरकार की सहायता के लिए यथासंभव अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए। अतः उन्हें उस
आय के अनुपात में जो भी क्रम से सरकार की सुरक्षा से प्राप्त करते हैं धन देना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने से करारोपण की समानता प्राप्त की जा सकती है और इसकी उपेक्षा करने से करारोपण की असमानता यह न्यायसंगत भी है। मितव्ययिता का सिद्धांत क्या है? अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने कर सिद्धांतों में मितव्ययिता का भी समावेश किया है। उनका मत था कि कर संग्रह की लागत न्यूनतम होनी चाहिए क्योंकि करारोपण एक प्रकार का उत्पादक कार्य है। इसमें जितनी अधिक मितव्ययिता होगी सरकार और करदाता उतने ही अधिक सुख रहेंगे। इस सिद्धांत की व्याख्या इन शब्दों में की गई है: प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना और वसूल किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा राज्य कोष में जितना द्रव्य आए उससे अधिक मात्रा में जनता की जेब से द्रव्य न निकाला जाए अथवा जनता द्वारा दिए जाने वाले कर का सरकारी कोष में आने वाली रकम से अधिक के न्यूनतम हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रगतिशील तथा प्रतिगामी करों में अंतर बताइए। तो प्रगतिशील कर प्रणाली में आय या लाभ पर बढ़ती दर अनुसूची के आधार पर लगाया जाता है। इसके विपरीत प्रतिगामी कर जो होता है जिसमें करदाताओं का आय स्तर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। प्रगतिशील कर में सभी प्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं जबकि प्रतिगामी कर सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल करता है। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं कि प्रगतिशील कर जो होता है उसमें सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं यानी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जबकि प्रतिगामी कर में इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर विशिष्ट तथा मूल्यानुसार कर को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम विशिष्ट कर क्या होता है, यानी स्पेसिफिक टैक्स। जब कर वस्तु की मात्रा या भार के अनुसार लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर यानी स्पेसिफिक टैक्स कहा जाता है। विशिष्ट करों का निर्धारण तथा प्रशासन सरल होता है। जैसे यदि चीनी पर 5 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से लगाया जाए तो यह विशिष्ट कर कहलाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब वस्तु की मात्रा भार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। जैसे यहाँ पर चीनी पर लगा है 5 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कर लगाया गया है तो यह विशिष्ट कर में आएगा। इसके बाद मूल्यानुसार कर क्या है? तो जब कर वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर यानी एड-वैलोरेंस टैक्स कहते हैं। जैसे चीनी के मूल्य पर प्रति रुपया 5 पैसे की दर से लगाकर मूल्यानुसार कर कहलाएगा। जैसे चीनी के मूल्य पर प्रति रुपया 5 पैसे की दर से लगाकर मूल्यानुसार कर कहलाएगा। मूल्यानुसार करों का अनुमान लगाना प्राय कठिन होता है और इसके लिए समुचित प्रशासकीय व्यवस्था करनी पड़ती है, परंतु कर भार तथा कर अपवंचन यानी टैक्स एक्सेशन की दृष्टि से मूल्यानुसार कर अधिक उत्तम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करारोपण का पूंजी निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करारोपण विकसित तथा विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में करारोपण का उद्देश्य नई पूंजी का निर्माण न होकर पूंजी निर्माण की उच्च दर को स्थिर रखना होता है, जबकि विकासशील देशों में करारोपण का मुख्य उद्देश्य पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना होता है। वर्तमान समय में करारोपण को विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया गया है क्योंकि इनके द्वारा बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करना संभव हो गया है। करारोपण द्वारा पूंजी निर्माण करते समय सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अधिकांश भार निर्धन व्यक्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए, वरन देश के अपव्ययी उपभोग को बंद करके सभी यानी विशेषकर संपन्न वर्ग के सहयोग से पूंजी निर्माण की गति को तीव्र किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला यहाँ पर नागरिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, यानी नागरिकों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है लोक व्यय से निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलती है, वह उपभोग करता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। तीसरा है काम करने की इच्छा तथा बचत होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। चौथा है यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के नए क्षेत्रों का विकास होने से उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोक व्यय का मितव्ययिता का सिद्धांत समझाइए। तो लोक व्यय का मितव्ययिता का सिद्धांत यह है कि सरकार को आवश्यक तथा उपयोगी कार्यों पर ही धन व्यय करना चाहिए, अनावश्यक कार्यों पर नहीं। मितव्ययिता का अर्थ अपव्यय को रोकना है, अतः अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे लोक व्यय करते समय यह अवश्य देखें कि लोक व्यय पहला यहाँ पर आवश्यकता से अधिक न हो। दूसरा है इससे देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। तीसरा है इससे देश के साधनों का अपव्यय न हो। चौथा है
इसका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल तथा अवांछनीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मितव्ययिता का सिद्धांत लाभ सिद्धांत का ही पूरक है और इस सिद्धांत के परिपालन का उद्देश्य भी अधिकतम लाभ की प्राप्ति ही है। मितव्ययिता का हिंदी में अर्थ होता है कम खर्च करना। इस सिद्धांत से इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकार को आवश्यक तथा उपयोगी कार्यों पर ही खर्च करना चाहिए, बाकी अन्य कार्यों पर नहीं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यय एवं पूंजी व्यय से क्या आशय है। तो लोक व्यय से हमारा अभिप्राय लोक प्राधिकरणों यानी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा किए जाने वाले व्यय से है। अधिक स्पष्ट शब्दों में केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा किए जाने वाले व्यय को लोक व्यय कहा जाता है। वस्तुतः लोक व्यय राज्य की क्रियाओं का आदि और अंत दोनों ही है, क्योंकि लोक वित्त की लगभग समस्त क्रियाएं इसी के चारों ओर घूमती हैं। सरकार द्वारा अधिग्रहित विभिन्न संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणों में अंतर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादक ऋण क्या होता है। जो ऋण उत्पादक कार्य हेतु लिए जाते हैं उन्हें उत्पादक ऋण कहते हैं, जैसे परिवहन सुविधाओं का विस्तार, रेलवे लाइनों के निर्माण, विद्युत उत्पादन आदि हेतु लिए गए ऋण, तो इन्हें ही उत्पादक ऋण कहा जाता है। इन ऋणों की विशेषता यह होती है कि इनके पीछे बराबर या अधिक मूल्य के आदाय यानी एसेट होते हैं, जिनसे प्राप्त आय द्वारा ऋणों का सरलता से भुगतान हो जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के शब्दों में उत्पादक ऋण वे होते हैं जिनकी धनराशि को ऐसे व्यवसाय में लगाया जाए जिनकी आय से उसके मूलधन और ब्याज को ऋण की परिपक्वता के बाद लौटाया जा सके। इसके बाद अनुत्पादक ऋण वे होते हैं जिन ऋणों के प्रयोग से सरकार को कोई मौद्रिक आय नहीं होती अथवा जिनके पीछे आय का कोई स्रोत नहीं होता, उन्हें अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। अनुत्पादक ऋणों को मृत भार ऋण यानी डेड वेट लोन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उपयोग से देश की उत्पादक क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। कभी कभी लोक हित हेतु चिकित्सा, बाढ़, सूखा तथा युद्ध आदि पर ऋण से प्राप्त आय को व्यय किया जाता है और उसे अनुत्पादक ऋण कहा जाता है, परंतु यह विचारधारा न्यायोचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के व्यय से सामाजिक लाभ तो प्राप्त होता ही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्पादक ऋण वे होते हैं जब सरकार किसी कार्यों के लिए ऋण लेती है और उससे सरकार को लाभ भी होता है, और जिस कार्य के लिए सरकार पैसा लगा रही है उससे सरकार को लाभ भी हो जिससे वह ऋण चुकाया जा सके, तो उसे उत्पादक ऋण कहा जाता है। और अनुत्पादक ऋण उन्हें कहा जाता है जिन कार्यों के लिए सरकार ऋण लेकर पैसा लगाती है और उन कार्यों से उस ऋण को चुकाने में कोई मदद नहीं मिलती है, यानी हम कह सकते हैं जिन कार्यों के पीछे आय का कोई स्रोत नहीं होता है उन्हें अनुत्पादक ऋण कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बाह्य ऋण को परिभाषित कीजिए। तो बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, नागरिकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋणों को बाह्य या विदेशी ऋण कहा जाता है। ये ऋण सदैव ही ऐच्छिक होते हैं। इन ऋणों में गुण दोष दोनों ही पाए जाते हैं। लाभ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये ऋण विदेशी विनिमय में प्राप्त होते हैं, अतः अधिक उपयोगी होते हैं। इनसे भुगतान मूल्य में सहायता मिलती है तथा साथ ही प्राविधिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कभी कभी ये ऋण देश की स्वतंत्रता को खतरा भी पैदा कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऋण जाल से क्या आशय है। तो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः विदेशी ऋणों का सहारा लेती है। इनका भार आंतरिक ऋणों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इन ऋणों का भुगतान केवल विदेशी विनिमय के रूप में ही किया जा सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी विनिमय कोष पहले से ही कम होता है। निर्यातों की तुलना में आयात अधिक होने के कारण भुगतान संतुलन सदैव इनके प्रतिकूल रहता है और इनकी पूंजी अवशोषण क्षमता सीमित होती है। इन पर विदेशी ऋणों के साथ साथ ऋण सेवा का भार भी बढ़ता जाता है। फलस्वरूप ऋण परिशोधन के बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए इन्हें पुनः ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार ये देश उत्तरोत्तर ऋणग्रस्तता के जाल में फंसते जाते हैं। इसे ही ऋण जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संघीय वित्त से क्या आशय है। तो संघीय वित्त व्यवस्था से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आय तथा व्यय की संपूर्ण मदों को केंद्रीय या संघ सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के बीच बांट दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत तीनों इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र में आय प्राप्त करने और व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर निगम कर से क्या आशय है। तो निगम कर निगमों यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है। इसे साधारण आय कर से अलग कर दिया गया है। यह देशी तथा विदेशी सभी निगमों यानी कंपनियों पर लगता है। इस कर में व्यावसायिक खर्चों तथा मशीनों की घिसावट पर छूट दी जाती है।
तो निगम का यहाँ पर अर्थ आप समझ सकते हैं कि तो कंपनियों को आय पर लगने वाले कर को निगम कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यक्ष कर क्या है यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भुगतान करदाता प्रत्यक्ष रूप से नकद रूप में कर अधिकारी को करता है। ऐसे करों का भार उन व्यक्ति द्वारा ही वहन किया जाता है जिन पर वे लगाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों में अंतर क्या है, अथवा प्रत्यक्ष और परोक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। परोक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला अंतर है प्रत्यक्ष करों का भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है, जबकि परोक्ष करों का भुगतान अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर है प्रत्यक्ष करों का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि परोक्ष करों का भार भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। तीसरा अंतर है प्रत्यक्ष करों के भार को दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है, जबकि परोक्ष करों के भार को टाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सरकार की करोत्तर आय के 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार की करोत्तर आय के निम्नलिखित स्रोत है लोक तथा विभागीय उपक्रम। ये विभिन्न प्रकार के उपक्रम केंद्रीय सरकार की गैर कर आय के महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरणार्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जीवन बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट व कागज उद्योग, औद्योगिक वित्त निगम और एयरलाइंस निगम, अशोका होटल इत्यादि से प्राप्त आय। दूसरा यहाँ पर पोस्ट तथा टेलीग्राफ विभागों से प्राप्त आय जैसे रजिस्ट्री, स्टाम्प, तार इत्यादि से प्राप्त आय। तीसरा है रेलवे से प्राप्त आय, जैसे कि रेलवे गैर आय का एक बड़ा स्रोत है। प्रत्येक वर्ष रेलवे का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है यहाँ पर करेंसी तथा टकसाल विभाग से प्राप्त आय। पांचवा है वनों से प्राप्त आय, जैसे कि सिंचाई योजनाओं से प्राप्त आय, बिजली उत्पादन से प्राप्त आय, बहुउद्देशीय योजनाओं यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इत्यादि से प्राप्त आय। छठे यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण इत्यादि से प्राप्त आय। तो यहाँ पर ये बहुत सारे स्रोत दिए गए। यदि आपके एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं तो आप इनमें से 3 स्रोत लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर हिनार्थ प्रबंधन से क्या आशय है। तो हिनार्थ प्रबंधन से आशय सरकार द्वारा प्रबंधित उस धनराशि से है जिसमें सरकार अपनी सामान्य आय से अधिक व्यय करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार के संभावित व्यय उसकी संभावित आय से अधिक होने पर सरकार उसको पूरा करने के लिए जो उपाय करती है उसे हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं। हिनार्थ प्रबंधन की परिभाषा के रूप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है। हिनार्थ प्रबंधन को परिभाषा के रूप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है। डॉक्टर V.K.R. रवि के अनुसार जब सरकार जानबूझकर किसी उद्देश्य से अपनी आय से अधिक व्यय करे और अपने घाटे की पूर्ति किसी भी ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्रा यानी धातु, पत्र या साख की मात्रा बढ़े तो उसे हिनार्थ प्रबंधन कहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सरकारी बजट का क्या महत्व है। तो सरकारी बजट के महत्व को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला यहाँ पर प्रशासन में कुशलता लाना, यानी बजट प्रशासनिक कुशलता को बढ़ावा देता है। बजट प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाता है क्योंकि यह सरकार और उसके अधिकारियों के कार्यों का सीमांकन करता है। दूसरा है हिसाब देयता में सहायक, यानी प्रजातंत्रीय देशों में सरकार सार्वजनिक कोषों के उपयोग के लिए जनता के प्रति हिसाबदेह होती है। बजट सरकार को इस हिसाब देयता का पालन करने में समर्थ बनाता है क्योंकि सभी विभागों में बजट प्रावधानों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। तीसरा आर्थिक नियोजन, नियोजित कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए बजट यथेष्ट धन की पूर्ति करता है और साथ ही नियोजकों द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता देता है। चौथा है सामाजिक कल्याण का उपकरण, यानी बजट आय के वितरण की विषमता को दूर करके पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके निर्धन वर्ग के कल्याण पर व्यय करके सामाजिक कल्याण के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पांचवा है आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन, यानी बजट देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण में सहायता करता है तथा देश की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है
एवं भारत सरकार की नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर घाटे की वित्त व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है। तो यदि किसी अवधि में व्यय संप्राप्ति यानी रेवेन्यू से अधिक हो तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट कहते हैं तथा व्यय और संप्राप्ति के अंतर को घाटा या बजट घाटा कहते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको एग्जाम में इन्हें जरूर पढ़कर जाना है। सभी क्वेश्चन को आपको भली भांति रिवीजन करके जाना है। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कोई वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।